हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 3 हमने परागण पढ़ा। परागण के दो प्रकार, स्वपरागण और परपरागण पढ़े। स्वपरागण के भी दो प्रकार थे, स्वयुग्मन और स्वजात पुष्पी परागण। उसके बाद में हमने स्वपरागण के अनुकूलन पढ़े। इसके 3 अनुकूलन पढ़े हैं हमने: उभयलिंगता, समकालपक्वता और अनुकूल्यता। उसके बाद परागण परपरागण के अनुकूलन पढ़े। ये 5 अनुकूलन थे इसके: एक लिंगता, भिन्न कालपक्वता। भिन्न कालपक्वता में हमने 2 प्रकार पढ़े, पुपूर्वता और स्त्रीपूर्वता। उसके बाद 3 नंबर पे स्वबंधता, हरकोगेमी और विषमवर्ती काल। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़े और आज का अपना टॉपिक है परपरागण की विधियां। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं परपरागण की विधियों की। परागण की विधियों, देखिए हमने स्वपरागण पढ़ा था और स्वपरागण उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जबकि परपरागण में क्या होता है, किसी एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं। तो अब एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। ये साधन जैविक या अजैविक हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, पहली जो परागण की विधि है तो वो है वायु द्वारा परागण। फर्स्ट विधि है वायु द्वारा परपरागण। देखिए, जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण। अब बात यह आती है कि वायु परागित जो परागकण है, वायु द्वारा जो एक उस पौधे से दूसरे पौधे तक जाते हैं जो परागकण, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। भाई एक पौधे से दूसरे पौधे तक जो परागकण जाते हैं, ऐसे तो है नहीं उड़ के उसी पौधे पे जाके करेंगे। उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों के परागकण वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों के परागकण हल्के, पतले, शुष्क व चिकने होते हैं तथा इनका अत्यधिक संख्या में उत्पादन होता है। जब परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। और वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों के परागकण कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, पतले होते हैं, शुष्क व चिकने होते हैं और इनका अत्यधिक संख्या में उत्पादन होता है। नेक्स्ट सेकंड जो विधि आती है वो है इसकी जल परागण। जल द्वारा परपरागण। जब परागकणों का
स्थानांतरण जल द्वारा होता है तो इसको क्या कहेंगे, जल परागण कहेंगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जलीय होने के बावजूद भी उनमें जल द्वारा परागण नहीं होता, जैसे पोटामोजिटॉन और मिलियोफिलम। ये पोटामोजिटॉन और मिलियोफिलम दो ऐसे पादप हैं जो जलीय पौधे हैं, लेकिन फिर भी इनमें जल द्वारा परागण नहीं होता, इनमें परागण होता है वायु द्वारा। किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा। जबकि एक पौधे की और बात करें, निम्फिया, निम्फिया भी जलीय पौधा है, लेकिन इसमें भी कीट द्वारा परागण होता है। ये याद रखना, पोटामोजिटॉन और मिलियोफिलम जलीय पौधे होने के बावजूद इसमें वायु द्वारा परागण होता है, जबकि निम्फिया में कीट द्वारा परागण होता है। ये जल परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जल परागण? दो प्रकार से होता है। देखिए, जल परागण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अधोजल परागण, और एक होता है अधिजल परागण। अधोजल परागण देखिए, जब परागण जल के भीतर होता है, जल के अंदर ही जब परागण होता है तो इसे कहते हैं अधोजल परागण। यानी कि ऐसे पादप जो जल निमग्न होते हैं उनमें परागण कौन सा होता है, अधोजल परागण होता है। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें आते हैं नाजास, जोस्टेरा, सिरेटोफिलम, नाजास, जोस्टेरा और सिरेटोफिलम में जल के अंदर परागण होता है, ये जल निमग्न होते हैं। नेक्स्ट आता है अधिजल परागण, और जब परागण जल की सतह पे होता है तो उसे कहते हैं अधिजल परागण। जब परागण जल की सतह पे होता है तो उसे कहते हैं अधिजल परागण, और ये होता है वेलिस्नेरिया। इसमें होता है वेलिस्नेरिया। थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं तो आता है कीट परागण। डेफिनेशन वही लिखनी है, जब परागकणों का स्थानांतरण कीटों द्वारा होता है। जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, तो इसे कहते हैं कीट परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण कीटों द्वारा होता है तो इसे कहते हैं कीट परागण। अब ये कीट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे तितली, पपैया, मधुमक्खी, ठीक है ना, पतंगा, तो बहुत सारे कीट हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 80% कीट परागण मधुमक्खी द्वारा ही होता है। 80% कीट परागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है, 80%। देखो, कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्पों में क्या होता है कि कीट इसके ऊपर आकर बैठते हैं, परागकण कीटों से चिपक जाते हैं, और ये कीट एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाकर बैठते हैं, तो इसको कहते हैं अपन कीट परागण। तो कीट परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब वो विशेषता क्या है, कीट परागित पुष्प कैसे होते हैं, देखिए, चमकदार होते हैं। कैसे होता है, चमकदार, रंगीन, मकरंद युक्त,
आकर्षक और गंध युक्त होते हैं। आकर्षक और कैसे होते हैं? गंध युक्त होते हैं, चमकदार होते हैं, रंगीन होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, आकर्षक और गंध युक्त होता है, जिसके कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। ये किनमें होता है? सरसों, आक, आर्किड, सालविया, इन सब पादपों में किसके द्वारा परागण होता है? कीट द्वारा परागण होता है। और नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं पक्षी परागण। नेक्स्ट 4 नंबर की बात करते हैं पक्षी परागण। देखिए, अनेक उष्णकटिबंधीय पौधों में पादपों में पक्षी द्वारा परागण होता है। इनमें पुष्प, नलिकाकार, ये होता है तंबाकू में, कुंभाकार या प्याले नुमा होता है। पुष्प कैसे होते हैं? नलिकाकार, कुंभाकार या प्याले नुमा होते हैं। ये पुष्प चमकदार, मकरंद युक्त और आकर्षक होते हैं। मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच व शरीर से परागकण चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। जैसे गुंजन पक्षी, शक्करखोरा, ठीक है। देखो, अनेक उष्णकटिबंधीय पादपों में पक्षी द्वारा परागण होता है, और जब परागणों का स्थानांतरण पक्षियों द्वारा होता है तो इसे क्या कहेंगे? पक्षी परागण कहेंगे। और इनमें कुछ नलिका का तंबाकू में होता है, कुछ में कुंभाकार होते हैं, कुछ में प्याले नुमा होते हैं। और ये पुष्प कैसे होते हैं? चमकदार, मकरंद युक्त और आकर्षक होते हैं। और मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच इस मकरंद युक्त या रंगीन पुष्प से आकर्षित होकर पक्षी इनके ऊपर आते हैं, तो इनकी चोंच और शरीर से परागकण चिपक कर एक पुष्प से दूसरे पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ऐसा कौन कौन से पक्षी करते हैं? परागण करता है कौन कौन से पक्षी हैं? जैसे अपन कहेंगे गुंजन पक्षी, शक्करखोरा, इन पक्षियों द्वारा परागण होता है। ओके। और किन किन में होता है? सेमल में, बिगोनिया में, खलास, इन पादपों में कीट द्वारा परागण, ठीक है। और लास्ट अपन बात करते हैं
जब जिन परागकणों का स्थानांतरण चमगादड़ द्वारा होता है उन्हें कहते हैं चमगादड़ द्वारा परागण। देखिए चमगादड़ रात्रिचर स्तनपायी है या स्तनधारी है और ये रात्रि को उड़ता है कीट पतंगों की तलाश में। किसकी तलाश में? कीट पतंगों की तलाश में ये रात्रि को उड़ता है और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाता है। लेकिन देखिए कुछ पुष्प होते हैं, कुछ पादपों के पुष्प रात्रि को खुलते हैं और उनमें मकरंद का स्राव भी होता है। उनमें मकरंद का स्राव भी अधिक होता है, तो उनमें परागण किसके द्वारा होता है? चमगादड़ द्वारा, क्योंकि ये रात्रि को खुलते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? कदम फूल, गोरख इमली, बालम खीरा, ये पादप ऐसे हैं जिनमें पुष्प रात्रि को खिलते हैं और रात्रि को खिलते हैं तो रात्रि को कौन सा पक्षी उड़ता है? चमगादड़। तो ये चमगादड़ एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाता है, तो इनमें परागण किसके द्वारा होता है? चमगादड़। ओके, देखिए सर्पवृक्ष और कुछ आर्किडों में परागण गोंगों द्वारा होता है। सर्पवृक्ष और कुछ आर्किडों में परागण गोंगों द्वारा होता है, जबकि सेमल और गुलमोहर में, इसमें सेमल और गुलमोहर में परागण गिलहरी द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने स्वपरागण पढ़ा, परपरागण पढ़ा और परपरागण की आज कुछ विधियां पढ़ी। परपरागण की विधि में हमने सबसे पहले पढ़ा वायु द्वारा परागण, फिर उसके बाद में जल द्वारा परागण, फिर उसके बाद में कीट द्वारा परागण और उसके बाद में पक्षी द्वारा परागण और लास्ट में हमने पढ़ा चमगादड़ द्वारा परागण। तो ये स्टूडेंट्स परपरागण की कुछ विधियां हैं, इनके द्वारा परपरागण होता है। असंगतता, और इस असंगतता को क्या कहते हैं? अनिश्चितता। देखिए असंगतता या अनिश्चितता क्या होती है? पूर्णतया जनन योग्य, पूर्णतया जनन योग्य एवं कार्यक्षम नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता को असंगतता या अनिश्चितता कहते हैं। फिर से सुनो एक बार, देखो पूर्णतया जनन योग्य एवं कार्यक्षम नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निश्चित जन में विफलता को असंगतता या अनिश्चितता है। देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णतया जनन योग्य, दोनों युग्मक है, नर युग्मक भी है, मादा युग्मक भी है,
और पूर्णतः जनन योग्य भी हैं, लेकिन फिर भी उनमें निषेचन नहीं होता है तो उसको कहते हैं असंगतता या अनिषेचता। ठीक है, ये दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है अंतरा जातीय। जब अनिषेचता एक ही वंश की दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य होती है तो उसे कहते हैं अंतरा जातीय अनिषेचता। सुनना चाहिए, जब अनिषेचता एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य होती है तो इसे अंतरा जातीय अनिषेचता कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें पर कौन कौन सी जातियां हैं? देखो वंश है ना, वंश, ये वंश तो है समान, और इनकी बात करें जाति स्पीसीज तो ये होती है असमान। किसमें होता है ऐसा? देखो ब्रेसिका, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और अगर ब्रेसिका रापा, देखो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका इनका वंश समान है लेकिन इनकी जाति अलग अलग है। तो अगर इनके बीच में संकरण कराया जाए, निषेचन कराया जाए तो ये निषेचन क्या होगा? नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि अपन पढ़ के आ रहे हैं अनिषेचता, तो इनके बीच में संकरण नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं? अंतरा जातीय अनिषेचता। नेक्स्ट बात करें नंबर 2 पे। दो नंबर में बात करें तो आता है अंतर जातीय। देखो थोड़ा सा अंतर है, ये अंतरा और ये अंतर जातीय अनिषेचता। जब अनिषेचता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है तो इसे क्या कहेंगे? अंतर जातीय अनिषेचता या इसको स्व अनिषेचता भी कहते हैं और इसी को स्व बंध्यता भी कहते हैं। और ये होता है, इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ये होता है किसमें? त्रिमूला में। किसमें होता है? त्रिमूला में। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब परपरागण पढ़ रहे थे तो उसके अनुकूलन पढ़े थे, तो उस अनुकूलन में भी हमने विषम वर्तिकात्व जो लास्ट अनुकूलन पढ़ा था परपरागण का, उसमें एग्जाम्पल त्रिमूला लिखा था। इस त्रिमूला में दो तरह के पुष्प आते हैं, दो प्रकार के। एक ही पादप में दो प्रकार के पुष्प आते हैं। एक पुष्प में पुंकेसर लंबा होता है, स्त्री केसर छोटा होता है, और दूसरे पुष्प में स्त्री केसर लंबा और पुंकेसर छोटा होता है। तो हमने फिर से एक बार देखिए कि पूर्णतया जननक्षम, जनन योग्य एवं कार्यक्षम नर एवं मादा युग्मक होने के बावजूद भी जब निषेचन नहीं होता है तो इसको कहते हैं अनिषेचता या इसको कहते हैं असंगतता। पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था अलैंगिक जनन को असंगजनन कहते हैं, ये मत लिख देना, ये नहीं होती है, वो होता है असंगजनन और ये होता है असंगतता। ये दो प्रकार का होता है, अंतरजातीय, अंतरजातीय और अंतरजातीय। इसको अंतःजातीय भी कहते हैं, अंतःजातीय। अंतरजातीय में एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के मध्य होता है, और अंतरजातीय की बात
करें तो जब अनिश्चितता एक ही जाति के सदस्यों के बीच होती है तो उसको कहते हैं अंतर जातीय अनिश्चितता, या इसी को कहते हैं स्व अनिश्चितता और इसी को कहते हैं स्वबद्धता। और ये एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रिंट। ये था असंगतता या अनिश्चितता। और नेक्स्ट बात अपन करते हैं पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण या इसको कहते हैं पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। परागण और स्त्रीकेसर के बीच क्रिया हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि हम माने सरसों के पुष्प के ऊपर कोई कीट आकर बैठता है। सरसों के पुष्प के ऊपर कोई कीट आकर बैठता है और जैसे ये कीट यहाँ पर बैठता है तो इस परागपुंज से परागपुंज इसके ऊपर चिपक जाता है और ये कीट यहां से पहुंचता है गुड़हल के ऊपर। और जैसे गुड़हल के पुष्प के ऊपर जाकर पहुंचता है तो उसके वर्तिका के ऊपर ये परागकण गिर जाता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये सरसों के परागकण इस वर्तिकाग्र, इस गुड़हल की वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो। ये क्यों नहीं होता, इसका निर्धारण करती है ये वर्तिकाग्र या स्त्रीकेसर कि एक ही जाति के परागकण उसी जाति के उसकी वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, आज तक कभी भी नहीं हुआ कि नीम के आम बन गए। अगर ये परागकण यहाँ पे अंकुरित होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फल आएगी सरसों। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता और ये हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। ठीक है ना? तो सुनिए, देखो, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के दौरान पादपों में असंगतता पाई जाती है। पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के दौरान पादपों में असंगतता पाई जाती है। पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के दौरान पादपों में असंगतता पाई जाती है। और अभी हमने पढ़ा था असंगतता का मतलब होता है पूर्णतः जननक्षम और कार्यक्षम, जनन योग्य और कार्यक्षम होने के बावजूद भी नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन नहीं हो पाता। ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जिस जाति का स्त्रीकेसर है उसी जाति का परागकण इसके ऊपर गिरता है तो अंकुरित होता है। और इसका निर्धारण कौन करता है? मैंने कहा कि ये स्त्रीकेसर करता है, वर्तिका करता है। तो पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के दौरान पादपों में असंगतता पाई जाती है और यह अंतःक्रिया, परागकण और स्त्रीकेसर के बीच की जो पारस्परिक क्रिया है, यह अंतःक्रिया वर्तिकाग्र के परिपक्व होने तथा परागकणों की भित्ति के निर्माण के समय, वर्तिकाग्र के परिपक्व होने तथा परागकोश की भित्ति के निर्माण के समय उनमें निर्धारण करने की क्षमता इनमें कब आ जाती है? जब वर्तिकाग्र परिपक्व होता है और परागकोश की भित्ति का निर्माण होता है, उस दौरान ये क्षमता, अंतःक्रिया करने की क्षमता इन परागकण और स्त्रीकेसर में आ जाती है, जो एक जीन के बहुयुग्म विकल्पों द्वारा नियंत्रित होती है। एक जीन के, और यह अंतःक्रिया एक जीन के बहुयुग्म विकल्पों द्वारा नियंत्रित होती है। एक जीन के बहुयुग्म विकल्पों द्वारा नियंत्रित होती है। और नेक्स्ट में
तीसरी जाति की बात करें, ठीक है ना, यदि स्व अनिश्चितता का निर्धारण एवं नियंत्रण यदि नर युग्म कोद्भिद द्वारा होता है, देखिए अगर स्व अनिश्चितता का निर्धारण यदि नर युग्म कोद्भिद द्वारा होता है, निर्धारण एवं नियंत्रण यदि नर युग्म कोद्भिद द्वारा होता है या परागकण के जीन प्रारूप द्वारा होता है, परागकण के जीन प्रारूप द्वारा होता है, तो उसे कहते हैं युग्म कोद्भिदी स्व अनिश्चितता। इसको क्या कहेंगे? युग्म कोद्भिदी। यदि स्व अनिश्चितता का निर्धारण एवं नियंत्रण परागकण के जीन प्रारूप द्वारा होता है या नर युग्म कोद्भिद द्वारा होता है, तो इसे कहेंगे क्या? युग्म कोद्भिदी स्व अनिश्चितता। और यदि इसके विपरीत बात करें, यदि बीजाणुद्विद ऊतकों के जीन प्रारूप द्वारा स्व अनिश्चितता का निर्धारण होता है, किसके द्वारा? बीजाणुद्विद ऊतकों के द्वारा। यदि बीजाणुद्विद ऊतकों के द्वारा स्व अनिश्चितता का निर्धारण होता है या बीजाणुद्विद ऊतक के जीन प्रारूप द्वारा स्व अनिश्चितता का निर्धारण होता है, तो इसे कहते हैं बीजाणुद्विदी स्व अनिश्चितता। क्या कहेंगे? बीजाणुद्विदी स्व अनिश्चितता। तो स्टूडेंट्स, इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक के दोनों के जीन पर रूप अंतर क्रिया करते हैं। ये दोनों के द्वारा निर्धारित होता है कि ये परागकण किसी दूसरी जाति के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होगा या नहीं होगा। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक कि एक जाति के परागकण किसी दूसरी जाति के स्त्री के सिर पर अंकुरित हुए। तो हमने दो प्रकार की स्वनिश्चितता पढ़ी। यदि स्वनिश्चितता का निर्धारण नर युग्म कोद्भिद द्वारा होता है, उसको कहते हैं युग्म कोद्भिदी स्वनिश्चितता। और यदि स्वनिश्चितता का निर्धारण बीजाणुद्विद ऊतकों के द्वारा होता है, ऊतकों के जीन प्रारूप द्वारा होता है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? बीजाणुद्विदी स्वनिश्चितता। और पौधों में स्वनिश्चितता के निम्न परिणाम दिखाई देते हैं। और वो परिणाम कौन कौन से हैं? स्वनिश्चितता के परिणाम लास्ट बात करते हैं अपन। पादपों में स्व अनिश्चितता के निम्न परिणाम दिखाई देते हैं। नंबर 1 बात देखिए, फर्स्ट बात तो यह है कि परागकणों का अंकुरण ही नहीं होगा। पराग कणों के अंकुरण का अभाव। नंबर 2 बात होता है, यदि परागकणों का अंकुरण हो जाता है तो पराग नलिका की वृद्धि नहीं होगी। थर्ड बात करते हैं, यदि पराग नलिका की वृद्धि नहीं होगी, और यदि बात अपन करें यदि पराग नलिका की वृद्धि भी हो जाए, देखो 3 नंबर पे अपन बात करते हैं कि पराग नलिका की यदि वृद्धि भी हो जाए तो पराग नली सही स्थान पर नहीं पहुंच।
वृद्धि करती हुई आगे की ओर बढ़ भी रही है, तो ये वर्तिका में ही फट जाएगी। चार नंबर बात करें तो वर्तिका में ही फट जाना। और अपन ये कहें बीजांड द्वारा बीजांड में प्रविष्ट भी हो जाए, परागनली सही स्थान पर पहुंच भी जाए, ठीक है ना, तो क्या नहीं होगा, केंद्रकों का संलयन नहीं होगा। ठीक है, फिर से सुनो, यदि परागकणों के, देखो पहली बात तो क्या है, परागकण अंकुरित ही नहीं हो पाएंगे। एक देखो, नीम के परागकण गुड़हल के वर्तिकाग्र पर पहली बात तो अंकुरित ही नहीं हो पाएंगे, और यदि अंकुरित भी हो जाते हैं तो परागनलिका की वृद्धि नहीं होगी, और यदि परागनलिका की वृद्धि हो जाती है तो वो वर्तिका में ही फट जाएगी, और यदि वो वर्तिका में न फटकर आगे पहुंच जाती है तो वो सही स्थान पे नहीं पहुंच पाएगी, और सही स्थान पे भी पहुंच जाती है तो केंद्रकों का संलयन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एक जाति के परागकण उसी जाति के पुष्प की वर्तिका पर ही अंकुरित होंगे, और इसी को क्या कहते हैं अपन, पराग स्त्री से पारस्परिक क्रिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट डे निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, पादपों में निषेचन। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।